जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की पहली क्लास में हम लोग जानेंगे जीन प्याजे के बारे में, जहां से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे सीटेट की बात की जाए या सीजीटेट की या शिक्षक भर्ती की बात की जाए, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ इससे संबंधित सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए जानते हैं जीन प्याजे के बारे में। तो जो जीन प्याजे था, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। जो जीन प्याजे जी था, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब जो जीन प्याजे जी थे, ठीक है, जो जीन प्याजे जी थे वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन प्याजे जी जिनेवा स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और जो जीन प्याजे जी है उसे विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जो जीन प्याजे जी हैं उसे विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब जानते हैं जीन प्याजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। जो जीन प्याजे जी था, उनका मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में, ठीक है, जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, जैसे जैसे बच्चों में क्या जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे जो बच्चे होते हैं वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है या मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जीन प्याजे जी के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। जीन प्याजे जी के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। इसी कारण इन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी। जो जीन प्याजे जी थे वो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दे थे। अब जीन प्याजे के अनुसार, ठीक है, जीन प्याजे जी मानते थे कि जो बच्चों की जो सोच है, ठीक है, जो बच्चों की जो सोच है वो वयस्कों से सिर्फ प्रकारों में अलग होती है, ना कि मात्रा में। जो जीन प्याजे जी थे वो बच्चों की सोच को उसके वयस्कों से सिर्फ प्रकारों में अलग मानते थे, ना कि उसकी मात्रा या क्वांटिटी में, ठीक है। अब जानते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, ठीक है। जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत थे उसके अनुसार इन्होंने निम्न कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला था अनुकूलन का सिद्धांत। अनुकूलन का सिद्धांत जिसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो वातावरण के अनुसार क्या होता है, अपने आप को ढालना, या जो बच्चे हैं वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। जैसे जो बच्चे होते हैं जब परिवार में रहते हैं तो परिवार के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। जब वह बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या होता है, स्कूल के अनुसार अपने आप को ढालना या उस माहौल में रहना सीख जाते हैं। तो इसे ही कहा जाता है अनुकूलन। अनुकूलन की बात करें तो इनकी 2 प्रक्रिया होती है। अनुकूलन की 2 प्रक्रिया होता है। पहला जो होता है वो होता है आत्मसातकरण, या जिसे कहा जाता है एसिमिलेशन, ठीक है। जो पहला जो होता है वो होता है आत्मसातकरण, जिसे कहा जाता है एसिमिलेशन। इसके अनुसार क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जो पहले से जो ज्ञान होता है उसमें उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे जो एक बच्चा होता है वो एक जानवर देखता है जिसके 4 पैर, 1 पूंछ और वह काले रंग का होता है, और वह भो भो की आवाज निकालता है, जिससे वह बच्चा जो जानता है कि जो भो भो की आवाज निकालता है वो क्या होता है, एक डॉग होता है या एक कुत्ता होता है। फिर वह जो बच्चा होता है वो एक और जानवर देखता है जिसके भी 4 पैर, 1 पूंछ और वह जो होता है वो
सफेद रंग का होता है और वह भी भो भो की आवाज निकालता है, जिससे वो जो बच्चा होता है वो ये जानता है कि वह भी क्या है, एक कुत्ता है जो सफेद रंग के है। इसके अनुसार ये पूर्व ज्ञान में, ठीक है, पूर्व ज्ञान के अनुसार नए ज्ञान को जोड़कर उन्होंने देखा कि जो कुत्ते होते हैं, ठीक है, वो काले रंग के भी हो सकते हैं और सफेद रंग के हो सकते हैं। अब जानते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में से, ठीक है। इसी में दूसरा जो होता है वो होता है समायोजन। समायोजन कहने का मतलब होता है कि पूर्व ज्ञान में जो पहले से जो ज्ञान होता है उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। जैसे कि एक जो बच्चा होता है वो, ठीक है, वो क्या करता है, एक चार पैर वाले जानवर देखते हैं जिनके एक पूंछ होते हैं और वो काले रंग के होते हैं। तो उन्होंने वातावरण के साथ तालमेल बिठाया था। जैसे जो पहले जो बच्चा था वो जिसके चार पैर थे, काले रंग के थे और उसके एक पूंछ थे, उसके उन्होंने ये जाना कि वो कुत्ता था। उसी के साथ तालमेल बैठा के उन्होंने देखा कि एक जैसे दिखने वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है, वो सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कहने का मतलब जो काले रंग के होते हैं जिनके चार पैर होते हैं वो कुत्ता नहीं होता है, ठीक है। तो उन्होंने तालमेल बैठा के ये जाना कि ये अलग प्रकार के जानवर है। वैसे ही उन्होंने फिर से एक और जानवर देखा जिनके चार पैर हैं, एक पूंछ है, ठीक है, और वो सफेद रंग के है। तो उन्होंने, ठीक है, पूर्व ज्ञान के अनुसार उसमें परिवर्तन करके तालमेल बिठा के जाना कि ये दूसरे प्रकार का जानवर है। इस प्रकार जो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके तालमेल बिठाना ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। अब जानते हैं स्कीमा के बारे में, ठीक है। स्कीमा, जो स्कीमा होता है वो मानव के दिमाग में जो चीज पहले से स्टोर होती है, मानव के दिमाग में जो पहले से स्टोर होती है उसका प्रयोग करके, ठीक है, किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाना ही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। कि मानव के दिमाग में जो पहले से चीजें स्टोर होती है उसी के बारे में, ठीक है, उस विषय के बारे में कोई एक धारणा बनाना ही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। और जो स्कीमा की प्रवृत्ति होती है वो शिशुओं में, ठीक है, शिशुओं में क्या होता है, जन्मजात पाई जाती है। जो स्कीमा की प्रवृत्ति होते हैं वो शिशुओं में क्या होता है, जन्मजात पाई जाती है। आइए जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि जो शिशु होते हैं, ठीक है, उसमें स्कीमा की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है। जो नवजात शिशु होते हैं, ठीक है, उसके पास क्या होता है, अपने अंगूठियों को चूसने या कोई भी वस्तु दिया जाता है उसको चूसने, ठीक है, की एक प्रवृत्ति पाई जाती है जिसे बोला जाता है स्कीमा। ठीक है, कोई भी वस्तु दिया जाता है तो वो क्या करता है, अपने मुंह में ले जाके क्या करने लगता है, उसको चूसने लगता है। वैसे ही जब बच्चा स्कूल जाने वाला रहता है, ठीक है, जो स्कूल जाता है वो बच्चा क्या करता है, उसके पास एक गिनती का क्या होता है, स्कीमा होता है। कहने का मतलब जो बच्चा होता है पहले क्या करता है, फलों के माध्यम से गिनना, जैसे एक फल दे दिया, फिर दो फल दे दिया, आगे चलकर यही फल जो होता है, ठीक है, वो आगे चलकर यही स्कीमा के बारे में गणित को जोड़ घटाव में क्या होता है, काम आता है। ठीक है, यही कहलाता है स्कीमा। और जो स्कीमा होता है वो बच्चों में जन्मजात पाई जाती है। अब जानते हैं संगठन के बारे में। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है, संगठन, उनके बारे में। तो जो संगठन होता है वो क्या होता है कि विभिन्न स्कीमाओं को, ठीक है, जो विभिन्न स्कीमाओं होता है उसको जोड़कर एक व्यवस्थित संरचना बनाना। ठीक है, एक व्यवस्थित संरचना बनाना ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। जैसे हम लोग संगठन के बारे में समझते हैं कि बहुत सारा जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो एक साथ मिलकर जब रहते हैं तो क्या कहलाता है, एक संगठन कहलाते हैं। तो वैसे ही जो बच्चे होते हैं, जैसे कि एक बच्चा जो होता है वो भाषा सीखता है, तो भाषा पहले कैसे सीखता है, जो बच्चा होता है पहले अलग अलग वर्ड सीखना शुरू करता है, जैसे मम्मी, पापा, पानी, ठीक है, ऐसे वर्ड सीखना शुरू करता है।
और बाद में यही विभिन्न स्कीमाओं को जैसे मम्मी पापा ये सब बोलने के बाद क्या करता है, इसको एक साथ बोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे जो हो गया मम्मी पानी दो या पापा पानी दो, इस तरह से, ठीक है, विभिन्न स्कीमाओं को जोड़कर एक व्यवस्थित जो संरचना बनती है उसे ही बोला जाता है संगठन। अब जो जानते हैं जीन पियाजे के विकासात्मक, ठीक है, सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में, जो कि एक मोस्ट है, ठीक है, मोस्ट आईएमपी यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, इनकी 4 अवस्थाएं बताई गई थी। जो जीन पियाजे जी थे वो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताया था। पहला जो था वो था संवेदी गामक अवस्था, जो था 0 से 2 वर्ष की अवस्था, ठीक है। जो सेंसरी मोटर स्टेज था वो कितना था, 0 से 2 वर्ष की अवस्था। दूसरा जो अवस्था था वो था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो था 2 से 7 वर्ष की अवस्था, ठीक है। जो दूसरा जो था प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था थी। तीसरा जो था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो था 7 से 11 वर्ष की, ठीक है। जो कॉन्क्रीट स्टेज था वो कितने वर्ष का था, 7 से 11 वर्ष। और इनकी जो चौथी अवस्था की बात किया जाता है तो वो था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष के बच्चे थे उसमें थे। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 से 15 वर्ष के बच्चों में थी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, एक एक अवस्थाओं के बारे में डिटेल से। तो जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताया था, पहला जो था संवेदी गामक अवस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और जो तीसरा जो अवस्था था वो था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो चौथा था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आइए जानते हैं एक एक स्टेज के बारे में। पहला जानते हैं संवेदी गामक अवस्था। जो पहले जो अवस्था था वो क्या था, संवेदी गामक अवस्था, जो था 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होता है वो कहलाता है संवेदी गामक अवस्था। जैसे संवेदी अंग की बात करते हैं तो वो होता है हमारा 5, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह और जीभ, ये 5 प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, इसमें जो बच्चा होता है अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है वो क्या होता है, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जो संवेदी गामक अवस्था होता है उसमें जो बच्चा होता है वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। और इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण कहने का मतलब, अगर किसी वस्तु को अगर छुपा दी जाती है तो जो बच्चा होता है उस वस्तु को अगर एक बार देख लिया तो उस वस्तु को क्या होता है, छिपी हुई वस्तुओं को क्या करता है, ढूंढ के निकाल लेता है। तो इसे ही बोला जाता है संवेदी गामक अवस्था, जिसमें बच्चों में वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण आ जाता है। जो भी बच्चा सीखता है इस अवस्था में वो अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। दूसरी अवस्था की बात करें तो यह होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है वो दूसरी अवस्था होता है जिसमें 2 से 7 वर्ष के उम्र के बच्चे होते हैं। अब इस अवस्था में क्या होता है, जो भी क्रिया इसमें बच्चे क्रिया करने से पहले की जो अवस्था होती है उसे ही बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा जो होता है जो भी चीज देखते हैं, ठीक है, जो भी चीज जो सामने जो चीज रहती है उसको देखते हैं लेकिन उसमें कोई क्रिया नहीं कर पाते हैं। जो भी चीजों को देखते हैं सामने जो भी चीज दिखाई देते हैं, ठीक है, या उसको समझ पाएंगे ये, लेकिन उसमें कोई क्रिया नहीं कर पाते हैं। और इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो प्रतीकों का उपयोग करते हैं, जो भी जितने भी सिंबल होते हैं, ठीक है, जैसे शब्दों, छवियों, और ये इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो काल्पनिक खेलों में संलग्न होते हैं। जैसे कोई भी चित्र में जैसे गाड़ी दिखा दिए, ठीक है, गाड़ी ले जाए तो उसी को चलाना स्टार्ट कर देते हैं, या तो कोई भी जो गाड़ी है वो काल्पनिक खेलों में क्या होते हैं, संलग्न या मग्न रहते हैं।
तो इस अवस्था में जो होते हैं बच्चे क्या होते हैं, प्रतीकों का उपयोग करते हैं। अब जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, उनकी कुछ विशेषताएं होते हैं। जैसे पहला जो होता है स्वकेंद्रन, ईगोसेंट्रिज्म। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो ईगोसेंट्रिज्म होते हैं, स्वकेंद्रन होते हैं। इसके अनुसार क्या होता है कि बच्चा जो भी सोचता है या जो भी देख रहा है या जो भी महसूस कर रहा होता है, उससे बच्चे को लगता है कि वैसे ही सब लोग महसूस कर रहे होंगे, वैसे ही देख रहे होंगे। ऐसे इसी को बोला जाता है ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। इस अवस्था में जो बच्चों जो भी देख रहे होंगे, जो भी महसूस कर रहे होंगे, वही सब लोग देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, ऐसा बच्चों को लगता है। इसे ही बोला जाता है ईगोसेंट्रिज्म अवस्था। और इसी ईगोसेंट्रिज्म अवस्था में जो भी बच्चा जो बोलता है उसको ऐसा लगता है कि जो बच्चा बोल रहा हो, मैं ही बोल रहा हूँ, वो सच है। इसे ही बोला जाता है, ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म स्पीच भी बोला जाता है। जैसे ये जो बच्चा है वो एक, ठीक है, टीवी में क्या एक चित्र में टीवी में देख रहे हैं कि जैसे कि पशुओं के बारे में देख रहे हैं, तो ये बच्चा ये सोचता है कि मैं जो चीज देख रहा हूँ टीवी में, वो सभी लोग इसी को देख रहे होंगे। या जो बच्चे जो हैं, ठीक है, जो भी चॉकलेट खाते हैं उसको जो भी अच्छा, जैसे भी अच्छा लगता है, वो बच्चा ये सोचता है कि सभी को ये चॉकलेट अच्छा लगता है। इस तरह से जो बच्चे में होता है ईगोसेंट्रिज्म होता है, स्वकेंद्रन होता है। इनकी दूसरी व्यवस्था की बात किया जाता है तो इसमें होता है जीववाद, ठीक है, जिसमें जो होता है बच्चे क्या होता है सजीव और निर्जीव, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते, इसे ही बोला जाता है जीववाद, जिसमें बच्चा जो होता है सजीव और निर्जीव में क्या अंतर नहीं कर पाते। जैसे जो एक बच्चा है वो डॉल को सजीव मानकर क्या करता है, दूध पिलाने लग जाता है। इस प्रकार वो बच्चा समझता है कि ये जो डॉल है वो दूध पिला रहा है। इसमें, ठीक है, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं। और इस अवस्था में जो बच्चा होता है निर्जीव वस्तुओं को भी क्या जीवित मानने लगता है। इसकी तीसरी विशेषता की बात करें तो इसमें संरक्षण की कमी होती है। संरक्षण की कमी कहने का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है वो ये समझ नहीं पाता है कि किसी भी वस्तु का परिमाण, ठीक है, या द्रव्यमान उसके आकार बदलने से नहीं बदलता। इस प्रकार उसमें संरक्षण की कमी पाई जाती है। जैसे दो जार दिए गए हैं और दोनों में समान मात्रा में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और उसी के अनुसार एक जो पानी भरा हुआ है दोनों समान मात्रा में, उसको एक लंबी वाले जार में भर देते हैं। तो ये बच्चा नहीं समझ पाता है कि जो दोनों में पानी भरा हुआ वो समान मात्रा में भरा हुआ, तो जिसमें ज्यादा पानी दिखने लगता है बच्चों को ये लगता है कि इसमें ज्यादा पानी भरा होता है। इस प्रकार उस बच्चों में क्या संरक्षण की कमी नजर आती है। अब वो कल्पनाशीलता, ठीक है, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो कल्पनाशील होते हैं। जैसे जो बच्चे होते हैं वो खेल खेल में डॉक्टर या टीचर स्टूडेंट जैसे भूमिकाओं को निभाते हैं। ये बच्चे अपने में ही मग्न रहते हैं, अपने खेलों में मग्न रहते हैं और विभिन्न, ठीक है, विभिन्न कल्पनाओं में क्या होते हैं खोए हुए रहते हैं, या विभिन्न पात्रों को के अनुसार ये क्या करते हैं, ठीक है, खिलौना खेलते रहते हैं। इस तरह से ये क्या होता है कल्पनाशील पाई जाती है इस अवस्था में। अब इस अवस्था में अपलटवीय गुण होता है, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है बच्चों में क्या वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाते। जैसे बच्चों को बोल दिया जाए कि 4 + 6 10 होता है, ठीक है, 4 + 6 10 होता है, ये बता दिया जाता है। और बच्चों को ये पूछा जाए कि 6 + 4 कितना होगा, तो ये बच्चे नहीं बता पाते। इस तरह से इस अवस्था में अपलटवीय गुण होते हैं। इस अवस्था की विशेषता के बारे में और जाने तो इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उसमें मुद्रा संप्रय,
इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उसमें मुद्रा संप्रय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि में, ठीक है, आदि संप्रत्ययों का क्या होता है, अभाव होता है। जैसे अगर बच्चों को बहुत सारे, ठीक है, सिक्के का पैसे दे दिया जाए और उसी में एक दो नोट दे दिया जाए, तो बच्चे ये समझते हैं कि जो बहुत सारे सिक्के हैं, ठीक है, वो ज्यादा होंगे। इस तरह से, ठीक है, इसमें मुद्रा संप्रय, दूरी, भार या ऊंचाई आदि में संप्रत्यय का क्या होता है, अभाव होता है। अगर इसी में दोनों में समान मात्रा की भार वाले, जैसे एक छोटी छोटी वस्तु रख दिया जाए और एक बड़ी वस्तु रख दिया जाए, दोनों की भार अगर समान है तो बच्चे ये समझने लगते हैं कि जिसमें ज्यादा होगा, जैसे ये छोटी छोटी वस्तुओं का आकार बहुत ज्यादा है, तो ये बच्चे ये समझने लगेंगे कि इसका भार ज्यादा होगा। इस तरह से इसमें संप्रत्यय का अभाव देखने मिलते हैं। अगली विशेषता की बात किया जाए तो इसमें जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उसमें क्रमबद्धता का अभाव देखने को मिलता है। इसमें जो बच्चे होते हैं उसमें क्रमबद्धता का अभाव देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये होता है कि इसमें जो बच्चा होता है वो वस्तुओं या तत्वों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाते। अगर बच्चों को विभिन्न आकार के खिलौने दिए जाए और उसको आकार में रखने के लिए बोला जाए तो वो टेढ़े मेढ़े क्या करते हैं, जमाने लग जाते हैं, मतलब उस वस्तुओं को, ठीक है, आकारों में नहीं जमा पाते। इस तरह से उसमें क्रमबद्धता का अभाव होता है। अगली विशेषता की बात की जाता है तो वो होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण कहने का मतलब होता है कि इसमें जो बच्चा होता है वो एक समय में केवल एक विशेषता पर ही ध्यान देता है। कहने का मतलब अगर बच्चा टीवी देख रहा है तो वो सिर्फ टीवी ही देखते रहेंगे, उसे अन्य कोई काम करने के लिए बोला जाएंगे तो वो उस पर ध्यान नहीं देता। तो एक समय में केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देना ही क्या कहलाता है, केंद्रीकरण। अब जानते हैं संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था। जो तीसरा जो अवस्था होता है वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो होता है 7 से 11 वर्ष के बच्चों में। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो सामने रखी हुई चीजों को देखकर, ठीक है, जो सामने रखी हुई चीजों को देखकर उसकी तुलना करना, गणना करना, समानता, असमानता तथा अंतर करना सीख जाता है, या उन पर चिंतन करना क्या करता है, शुरू कर देता है। इसकी विशेषता ये होते हैं कि इसमें तुलना करना, गणना करना, समानता, असमानता या अंतर करना क्या होता है, सीख जाता है। और इस अवस्था में होता है जो बच्चे होते हैं वो अपलटवीय गुण, जीववाद, मुद्रा संप्रय, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, इस अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है उसमें सारे गुण आ जाते हैं, जैसे अपलटवीय गुण, जीववाद, मुद्रा संप्रय, भार, संरक्षण और क्रमबद्धता आदि की योग्यता इस अवस्था में देखने को मिलते हैं। अब संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था, जो चौथी अवस्था होता है वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह जो अवस्था होता है वो संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होता है। यह जो अवस्था होता है वो कैसा होता है, संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था। सर्वोच्च अवस्था क्या कहने का मतलब होता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं वो अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अमूर्त चिंतन कहने का मतलब ये होता है कि जो बच्चे जो वस्तु दिखाई नहीं देते उनके बारे में भी वो सोचना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है वो संज्ञान, जानने की सर्वोच्च अवस्था होता है। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है उनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो मुख्य विशेषता होता है वो पहला होता है सैद्धांतिक चिंतन। ठीक है, इनकी जो पहली विशेषता क्या होता है कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो सैद्धांतिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं। कल्पनात्मक या निष्कर्षात्मक चिंतन इस अवस्था की मुख्य विशेषता होती है। तार्किक या आलोचनात्मक चिंतन, और इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो भविष्य की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो आदर्शवादी सोच रखते हैं। इस तरह से जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की निम्न विशेषता होता है, पहला सैद्धांतिक चिंतन करता है बच्चा,
दूसरा कल्पनात्मक या निष्कर्षात्मक चिंतन, तीसरा तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन, और इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो भविष्य की योजना बनाते हैं, और इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो आदर्शवादी सोच रखते हैं। अब जानते हैं संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो बच्चा होता है वो अमूर्त सोच कब कर पाता है? तो जो बच्चा होता है वो अमूर्त सोच कब कर पाता है? ये कर पाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये पूछा गया है सीटेट 2019 में। अगला प्रश्न की बात करते हैं। जो बच्चा होता है वो अहम केंद्रिता किस अवस्था की विशेषता होता है? जो ईगोसेंट्रिज्म होता है वो किस अवस्था की विशेषता होता है? तो ये किस अवस्था की विशेषता होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है इस अवस्था में बच्चों में क्या होता है? अहम केंद्रिता ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है। ये पूछा गया है सीजीटेट 2020 में। अगला प्रश्न की बात करते हैं संरक्षण की समझ। ठीक है, जो संरक्षण की समझ कब विकसित होते हैं? तो संरक्षण की जो समझ होते हैं वो विकसित होते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होते हैं उसमें संरक्षण की समझ विकसित होते हैं, और संरक्षण की कमी की बात की जाता है तो वो होते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये पूछा गया है सीटेट 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संवेदी गतिवाचक अवस्था होता है कितने वर्ष की होती है? तो जो संवेदी गतिवाचक अवस्था होता है संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था, ये जो होता है जन्म से 2 वर्ष। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये पूछा गया है सीजीटेट 2019 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये काल्पनिक निष्कर्षात्मक चिंतन कब शुरू करता है? जो बच्चा होता है वो काल्पनिक निष्कर्षात्मक चिंतन कब शुरू करता है? तो ये शुरू करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये पूछा गया है सीटेट 2021 में। अगला क्वेश्चन, वस्तु स्थायित्व, जो ऑब्जेक्ट परमानेंट की अवधारणा कब आती है? तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंट की अवधारणा आती है वो आते हैं संवेदी गतिवाचक अवस्था। सेंसरी जो मोटर स्टेज होता है उसी में आता है क्या? ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण। अगला क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार जो प्रतिवर्ती सोच होते हैं, ठीक है, वो कब आते हैं? तो जो प्रतिवर्ती सोच की बात करते हैं, प्रतिवर्ती सोच कहने का मतलब जैसे ये 4 + 6 बराबर कितना हो गया? 10। अगर इसी को पूछ दिया जाए 6 + 4 तो ये कितना होगा? तो ये भी बच्चों जब बताना स्टार्ट कब करता है? 10 होगा करके। तो ये आता है कब? ठोस संक्रियात्मक अवस्था। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है उसमें बच्चों में प्रतिवर्ती सोच आती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस प्रकार की सोच रखता है? तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है उसमें जो बच्चा होता है वो सोच रखता है आत्म केंद्रित सोच। ठीक है, जो एगोसेंट्रिज्म सोच होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। ये पूछा गया है सीजीटेट 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार जो बच्चा होता है 7 से 11 वर्ष की उम्र वो किस अवस्था में होता है? तो जो 7 से 11 वर्ष के जो उम्र होते हैं वो विकास की तीसरी अवस्था, ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे ने 4 अवस्था बताया था। पहला था संवेदीगामक अवस्था जो होता है 0 से 2 वर्ष। दूसरी जो अवस्था होता है वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है
ठीक है, 2 से कितना 7 वर्ष, और तीसरी जो अवस्था होता है वो होता है 7 से 11, और विकास की जो चौथी अवस्था बताया था वो होता है 11 से 15 वर्ष। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था, तो जो 7 से 11 वर्ष होता है वो होता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन, बच्चा काल्पनिक और संभावित स्थितियों के बारे में तर्क कब करता है? तो जो बच्चा होता है वो काल्पनिक, ठीक है, और संभावित स्थितियों के बारे में तर्क कब करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है उसमें बच्चा काल्पनिक और संभावित स्थितियों के बारे में तर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, इस तरह वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।